दोस्तों आपका स्वागत है पूरा चुके द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का शुरू करने जा रहे हैं। इसको हम आवर पास्ट पार्ट 3 के नाम से जानते हैं ये बुक को। यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट में हाउ व्हेन एंड वेयर के बारे में। कब ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस बुक में 10 चैप्टर हैं। हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे सीबीएसई की ये बुक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। अब यहाँ पर अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि हमारे लिए हिस्ट्री में डेट क्यों इंपॉर्टेंट है और ये डेट आखिर कैसे हम समझेंगे कि कौन सा डेट कब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बुक में आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, हम हिस्टोरियन की अगर बात करें जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो सबसे पहले कोई एक टाइम ले लेते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए और वो डेट्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया करते हैं। चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मिडवल की बात करें या एंशिएंट की बात करें, और फिर उस पर डिबेट होता है कि वो डेट कितना इंपॉर्टेंट है उस पीरियड के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे हिस्ट्री में कि कोई डेट पहले क्या होता था, हम रूलर से रिप्रेजेंट करते थे। हम देखते थे कि वो रूलर कब आया है, वो कब राजा बना, वो कब क्या हुआ, उसको राजगद्दी मिली है, उसको मुकुट पहनाया गया, और या फिर वो राजा कब दूसरे राजा से लड़ा था। यहां पर ये चीजें हम देखते हैं। ये मान लीजिए उसकी तलवार है और ये भी दूसरे राजा की तलवार है, ये लोग लड़ रहे हैं। तो ये जो बैटल होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसीलिए। और ये क्या होगा, ये लड़ाई या जो राजा बना होगा वो एक डेट पे हुआ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए डेट। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, कॉमन नोटेशन में, कॉमन नोशन में हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री को हम डेट्स के रिस्पेक्ट में जानते हैं। हम अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम डेट की बात कर रहे हैं। हम इसको सिनोनिमस मानते हैं, डेट को हम हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में सिनोनिमस मानते हैं, एक जैसा ही मानते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पर डेट्स को बहुत मेमोराइज करना पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है। और क्या ये सच्चाई है, क्या ये कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें तो क्या ये ट्रुथ है, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि समय समय पर ये बदलाव आपको देखने को मिलता है। चेंजेस एक समय पर होते रहते हैं। और हम यहाँ पर अगर बात करें पहले की और आज की, तब क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे हम कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हम किस चीज का कंपैरिजन करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे पास्ट को प्रेजेंट से। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पास्ट से प्रेजेंट को जब हम कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो हम देखेंगे कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। और हम आज के रिस्पेक्ट में अगर हम क्वेश्चन करने लगे कि जो चीजें हम पहले देख रहे थे क्या वो आज हो रही है, तो इस अगर हम इस तरीके से देखें तो हिस्ट्री को हम काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप 1 कप ऑफ टी ले रहे हैं, यहां पर आप चाय पी रहे हैं। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि हम चाय पी रहे हैं, और साथ ही साथ आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये जो मैं चाय पी रहा हूं या मैं कॉफी पी रहा हूं, ये आखिर कब शुरू हुआ। मैं आज बैठ के कहीं पे टी स्टॉल पे चाय पी रहा हूं, लेकिन आखिर ये कब शुरू हुआ था। या हम कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम खिड़की के बाहर जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितना एक ब्यूटीफुल सीनरी होती है बाहर की तरफ, लेकिन आपको ये
एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि जो हम ये डिस्टेंस आज हम कवर कर रहे हैं ट्रेन से, एक कम समय में, क्या पहले भी ऐसे ही रेलवे था या ये रेलवे कब बना है? तो ये चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आने लगेगी। और अगर आप मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको ये भी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि ये न्यूज़पेपर पहली बार कब छपा था या कब इसको पहली बार पढ़ा गया था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल रही है कि डेट कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और टाइम टू टाइम ये कैसे बदला है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे देखिए ब्रिटिशर्स ने एक हिंदुस्तानी, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ब्रिटानिका को यहाँ पर जो यहाँ पे ब्राह्मण्स थे वो बुक दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपने कल्चर को दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्राह्मण्स ऑफर कर रहे हैं अपने शास्त्र को, जो शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों के द्वारा क्या होता है, ब्राह्मण्स को नॉलेज मिलती है और यही ब्राह्मण्स पूरे सोसाइटी में वो चीजों को पढ़ाते थे। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पर आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर रीनल से कहा, जेम्स रीनल से कहा 1782 में कि ये मैप बनाया जाए, एक मैप तैयार किया जाए हिंदुस्तान का। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हमको नॉलेज मिली है। एक ब्रिटिशर्स एक मिस गाइड कैसे कर रहे थे हमको, एक पिक्चर से हमको वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो मैप बनवा रहे हैं और हमको यहाँ पे वो डोमिनेट करना शुरू कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आपने क्या किया, अपने कल्चर को हमको हैंडओवर किया है, शास्त्र को हैंडओवर किया है और हमने क्या किया है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, आपको सिविलाइज्ड किया है। यहाँ पे ये पिक्चर आपको ये दिखा रहा है। यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डेट्स हैं, ये क्या उतने इंपॉर्टेंट हैं? ये जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, ये क्या सही टाइम का नोशन बताते हैं? तो आपको ये चीज पता चलेगी कि हम जब भी किसी डेट को लिखते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर हमको ईयर या मंथ उसका बताना जरूरी होता है। ये चीज हमको यहाँ पे क्लियर हो रही है। लेकिन अगर आप ये मंथ और ईयर की भी बात करें, ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि जो हम चाय आज पी रहे हैं, क्या वो एक बार में ही, एक ही दिन में हमने शुरू कर दिया पीना? तो ये सही नहीं है। उसका पहले हमने टेस्ट डेवलप किया होगा, फिर हम उसको मार्केट तक लाए होंगे और फिर वो धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में स्टैब्लिश हो गया और अब हर कोई चाय पीता है। इसी तरीके से अगर आप ब्रिटिश रूल की बात करें, तो ब्रिटिश रूल क्या एक बार में आ गया? तो ऐसा नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं 1600 में ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स के रूप में आए, फिर 1757 में आप देखेंगे उनको दीवानी राइट मिली और सो एंड सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारे आप आगे में देखेंगे कि ऐसे आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश रूल कैसे आया। समय समय पर आप देखेंगे कि कुछ कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हुए जिससे हमको पता चला कि ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हो चुका है। ऐसे ही अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट की, तो नेशनल मूवमेंट को हम जनरली कहते हैं कि 1857 से शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं है। क्या 1857 पहला ऐसा इवेंट था जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था? उससे पहले भी हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। या हम कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उससे पहले भी कई बैरक्स में ऐसे प्रॉब्लम शुरू हुए थे, जहां पे हम देख रहे थे वो एक तरीके से कह सकते हैं कि नींव था नेशनल मूवमेंट का। तो या हम कहें कि जब गांधी आए तब ये मूवमेंट हुआ। तो ये सब चीजें हम एक स्पैन ऑफ टाइम में इसको नहीं रख सकते हैं।
इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी हमारी डेवलप करी है या सोसाइटी हमारा जो डेवलप किया है, जो हमारे आज हम इकोनॉमी देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, उसमें जो चेंजेस आए हैं, ये समय-समय पर आए हैं या ब्रिटिश एरा में जो इकोनॉमी या सोसाइटी में चेंज हुआ, वो धीरे-धीरे चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना होगा कि ये जो टाइम है, ये स्पैन ऑफ टाइम है। ये कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, ये स्पैन ऑफ टाइम है। और ये जो चेंज हुए हैं, ये कुछ समय में हमको दिखना शुरू होता है। ये चीज़ हमको आज ये क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो टाइम पीरियड है, जो हम ये डेट स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये क्या हमको एसोसिएट करना ज़रूरी है हिस्ट्री में? तो ये ज़रूरी है, इसके रीज़न्स हैं। इसका रीज़न ये है कि जो पहले हिस्टोरियंस थे, वो हमेशा बड़े-बड़े इवेंट्स को फ़ोकस करते थे, जैसे कि बैटल है या कोई बड़ा इवेंट है। इसमें क्या है, इसके एग्ज़ाम्पल क्या है? अगर मान लीजिए कोई किंग है, वो राजा बना, मान लीजिए कोई प्रिंस है, वो किंग बना, तो वो कब किंग बना है, उसकी कब शादी हुई है, उसके कब बच्चे हुए हैं, या उसने कोई पर्टिकुलर वॉर लड़ा है, और उसकी जब मृत्यु हुई और उसका जब लड़का फिर से क्या हुआ, थ्रोन उसने सक्सीड किया है। ये सारी चीजें हमको पहले क्या करते थे, पहले के हिस्टोरियंस बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करते थे इन चीजों पे। लेकिन ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। अब ये चीज देखेंगे कि जो जिस तरीके से पहले स्टडी होती थी, सिर्फ रूलर्स की स्टडी की जाती थी और जो विनर्स हुआ करते थे उनकी ही स्टोरी लिखी गई है। कहा जाता है कि हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ विनर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अब के 2 साल में देखें, इधर पास्ट 2 इयर्स में अगर आप देख रहे हैं, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि हम अब करंट इश्यूज पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमारी इनकम कितनी है, जीडीपी रेट क्या है, लिवलीहुड कैसा चल रहा है हमारा, या हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, हम सिटीज को कैसे डेवलप करें, मार्केट कैसे बनाया जाए। इस तरीके से एक नया आइडिया बना है। धीरे धीरे ये सोसाइटी में चेंज आना शुरू हुआ है, कल्चर में चेंज आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आप ये जो डेट की मैं बात कर रहा हूं, देखिए पहले जो पास्ट में हो रहा था, पास्ट से प्रेजेंट में कितना चेंज आया है। ये जो मार्क है, ये आप समझ लीजिए कि ये पास्ट के मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट हाईलाइट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डेट मैं बता रहा हूं, ये हम सेलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। हम जो स्टोरी कंपोज करते हैं, हम जो स्टोरी लिखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम डेट को ले लेते हैं अपने इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। जैसा कि ब्रिटिशर्स ने किया, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के बारे में जो गवर्नर जनरल्स थे, उनके बारे में सारी चीजें लिखी। एक एक गवर्नर जनरल के बारे में उन्होंने लिखा है। जैसे कि पहला गवर्नर जनरल कब आया, वॉरेन हेस्टिंग। फिर आखिर का जो वाइसरॉय था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कैसे आए और कैसे गए, इनके बारे में पूरा लिखा गया। ये चीजों को काफी डिटेल में लिखा गया है। और जब इंडियंस आए, जब भारत आजाद हो गया या जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो जो इंडियंस थे उन्होंने इनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, फिर उनको वो क्रिटिसाइज करने लगे। तो यहाँ पर ये चीजें आपको पता लगती हैं। और यहाँ पे देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ऐड बहुत करते थे। जो चीज वो करते थे उसका ऐड बहुत करते थे। जैसे कि हमने वो क्या किया, उन्होंने कॉफी की हमारी आदत लगाई, तो कॉफी के लिए यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया है, लिप्टन टी का ऐड करने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रिंस आर्थर को यहाँ पर घोड़े पे दिखाया है बैठा हुआ, और पीछे में किला है। ये भारत का कोई किला है, उसके सामने आर्थर को दिखाया है। और आर्थर कौन है, आर्थर क्वीन विक्टोरिया के तीसरे नंबर के लड़के थे।
ये चीज आपको क्लियर है? तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते थे कि आप टेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं टी का, और आप ये डेवलप करके आप कैसे एक रॉयल आदमी दिख सकते हैं। वो रॉयल्टी पे बहुत फोकस करते थे। यहाँ पर आप ये चीज क्लियर कर रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से वो हमको मिसगाइड करते रहते थे हमेशा। अब यहाँ पर हम हिस्टोरियंस के कुछ पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने जितने भी गवर्नर जनरल्स वाइसरॉय के बारे में था, उनके बारे में उन्होंने काफी डिटेल में लिखा। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग है, वेस्ली है, बेंटिक है, डलहौजी है, कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन है, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पिक्चर में आप यहाँ पे फोकस करिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ये पहले गवर्नर जनरल थे। इनको 1773 में इनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और इनके बारे में काफी ग्लोरीफाई करके लिखा गया इनकी बायोग्राफीज में। अब यहाँ पे आप देखिए ये चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता था। बहुत बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी पिक्चरों को लगा दिया जाता था और ये जो लिखा जाता था, हिस्ट्री जो लिखी जाती थी, ये चैप्टर्स में लिखा जाता था कि एक क्रोनोलॉजी को बनाया जा सके, एक रिदम बनाया जा सके। अगर क्रोनोलॉजी में रहेगा, एक सीक्वेंस में रहेगा, तो काफी अच्छे से वो चैप्टर हमको समझ में आ जाएगा। और ये जो पर्सनालिटीज थे, इनके एक्टिविटीज जो भी वो काम करते थे, वो जो पॉलिसीज लेते थे, अचीवमेंट जो होता था, उसको उन चैप्टर्स में रख दिया जाता था। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जो लाइफ है, यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में हमको पता चल रहा है और इनके बाहर जो कॉमन पीपल थे, उनके बारे में हमको पता नहीं चल पाता था। यहाँ पे हम सिर्फ ग्लोरिफिकेशन जो हम देखते थे, वो सिर्फ हम ब्रिटिशर्स का देख पा रहे थे। अगर हम वहीं पे हिस्ट्री को देखें दूसरे नजरिए से, तो हमको क्या करना होगा? हमको फिर अलग फिर से स्टोरी लिखनी होगी। फिर से हमको हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखना होगा। वहां पे हम इंडियन सोसाइटी को ज्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे हिस्टोरियंस को, जो दूसरे हिस्टोरियंस होंगे, उनको आप देखेंगे कि वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय के बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? सिंपली हम कह सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे कुछ सेंस निकालें या हम कुछ फॉलो अप करें, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि हम यहाँ पर एक इवेंट को पकड़ते हैं, इवेंट से हम एक स्टोरी का शेप बना लेते हैं और इवेंट क्या होगा? वो एक डेट पे पर्टिकुलरली फोकस करेगा। और अगर इस इवेंट की हम बात करें जहां पे ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? गवर्नर जनरल पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे इंडियन एस्पेक्ट की बात करें, तो वो हमारे लिए फिट नहीं बैठेगा। अगर हम ये स्टोरी अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे, इंडियंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये पैटर्न हमको सूट नहीं करेगा। तो हमको एक नया पैटर्न, नया फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। वहां पे हम कॉमन पीपल के बारे में लिखेंगे और यहां पर हम देखेंगे जो डेट ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो बेकार हो जाएगी और जो इंडियन हिस्टोरियंस होंगे, उनके लिए नई डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, इन लोगों के बारे में कम लिखना होगा। कॉमन पीपल के बारे में वहां पे ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसीलिए ये हो जाता है कि हम इसको प्योरिटाइज करें। अब प्योरिटाइज का क्या मतलब होगा? पीरियड को हम एक सीक्वेंस में रखें। यहाँ पे सबसे पहले इसकी स्टडी हम करते हैं एक एग्जांपल से। 1817 में जेम्स विल्स ने, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने 3 बड़े मैसिव वॉल्यूम्स लिखे। इसमें इन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश इंडिया था उसके बारे में इन्होंने लिखा, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री इन्होंने लिखी और अपनी जो इन्होंने हिस्ट्री लिखी 3 वॉल्यूम में, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि एक पीरियड क्या था? हिंदुओं का था, दूसरा मुस्लिमों का था
और तीसरा ब्रिटिशर्स का था। यहाँ पे पीरियडाइजेशन में आप ये चीज देखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, एक वाइड एस्पेक्ट ले रहे हैं, लेकिन यहां पर भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे खड़ा करेगा, क्योंकि हम हर यहाँ पे अगर आप डिवाइड करना शुरू करें हिस्ट्री को, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने जो सेंट्रल थीम है उसके हिसाब से इसको ले लिया, लेकिन अगर हम बात करें अपने एस्पेक्ट में, इंडियंस के एस्पेक्ट में, तो ये चीजें वहां पर गलत हो जाएंगी। क्यों ऐसा होगा, अभी आपको मैं ये बता रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर जेम्स मिल्स की बात करें तो ये क्या कह रहे थे, जो एशियन सोसाइटीज हैं ये लो लेवल का यहां पर सिविलाइजेशन था यूरोप से, उनका मानना था ये, और उनका ये कहना था कि ये जो हम हिस्ट्री लिख रहे हैं उनके हिसाब से वहां पर कहा जा रहा है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, और उस समय क्या था, उससे पहले तक हिंदू मुस्लिम जो रूलर्स थे वो वहां पे रूल कर रहे थे, और वो बहुत ज्यादा क्या थे, डिस्पोटिक थे। वो चीजों को बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में नहीं देखते थे। वहां पर क्या था, रिलीजन की प्रॉब्लम थी, वहां पे कास्ट की प्रॉब्लम थी, कास्ट टैबू था, सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा फैला हुआ था, और यहाँ पर सोशल लाइफ जो था वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। और यहाँ पर अगर आप ये आइडिया देखें, जो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिशर्स का था, यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि मिल्स कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूल था उसने इंडिया को सिविलाइज्ड किया है, और यहाँ पे उन्होंने यूरोपियन मैनर को सिखाया है, आर्ट को सिखाया है, इंस्टीट्यूशंस या लॉ जो इंडिया में आया है वो ब्रिटिशर्स ने ही हमको सिखाया है। और ये जो फैक्ट, ये जो बता रहे हैं हमको, ये हमारे अंदर क्या किया, इंडियंस के अंदर इनलाइटनमेंट लाया और हैप्पीनेस लाया। क्या हुआ, हम हमारी बुद्धि बढ़ गई, बुद्धिमत्ता हुई, और क्या हुआ, हैप्पीनेस आया, उससे हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किए हैं। और इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना था वो बिना ब्रिटिश के हेल्प के ऐसा नहीं कर सकता था। तो यहां पर जो भी फोर्सेस थे प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लाया था। ये मिल्स का व्यू था। और यहां पर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था उससे पहले वो डार्कनेस कह रहे हैं। क्या आज के रिस्पेक्ट में ये एक्सेप्टेबल है? ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके कारण क्या है, देखिए, सबसे पहला कारण है कि हिंदू मुस्लिम जो वो पीरियड डिवाइड कर रहे थे वो सही नहीं था। क्या एक पीरियड में एक ही रिलीजन था? क्या सिर्फ उस समय हिंदू ही हिंदू थे या मुस्लिम ही मुस्लिम थे? क्या साइमल्टेनियसली कई सारे फेथ उस समय नहीं थे? और अगर हम उस समय बात करें तो क्या आप ये चीज देखेंगे कि उस एज में सिर्फ रिलीजन, एक रूलर के एक रूलर एक ही रिलीजन का होता था या दूसरे रिलीजन का नहीं होता था? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मिल्स का जो व्यू दिया गया था ये इसका काउंटर पार्ट है। ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। यहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो एस्पेक्ट बता रहे हैं, इससे दूसरे जो क्लासिफिकेशंस थे, मतलब जो लाइफ था ब्रिटिशर्स के अलावा, जो वहां पे लोग थे इंडिया में, उनके बारे में, उनकी लाइफ या उनके प्रैक्टिसेस के बारे में हमको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। और जो ब्रिटिशर्स का क्लासिफिकेशन है यहां पर इसीलिए फेल हो जाता है। और यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे जो कि क्या किया उन्होंने, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न के रिस्पेक्ट में तोड़ दिया है। और वो कहते हैं कि
अगर हम डिवीजन की बात करें, अगर हम मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न पीरियड की, तो उस समय हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन बहुत था। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? साइंस बहुत था, साइंस था, डेमोक्रेसी थी, लिबर्टी था, इक्वालिटी था, और जो भी चीज हम करते थे उस समय रीजंस हुआ करते थे। और मिडवल पीरियड को हम कहते हैं कि उस समय जो मॉडर्न सोसाइटी थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्या ये चीज सही है? ये चीज सही नहीं है, क्योंकि मिडवल पीरियड में भी हमने काफी डेवलपमेंट देखा है। मिडवल पीरियड में भी हम गुप्ता पीरियड को क्या कहते हैं? हम उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। ये चीज हम जानते हैं। और अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें, तो मॉडर्न पीरियड में भी अगर आप ब्रिटिश रूल की बात करेंगे, तो क्या ब्रिटिश रूल में इक्वालिटी थी, फ्रीडम था, लिबर्टी थी? तो ये सारी चीजें नहीं थी। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा था या ग्रोथ हो रहा था, ये आप क्या देख रहे हैं? इस समय ब्रिटिशर्स के रिस्पेक्ट में उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ था, लेकिन इंडियंस के रिस्पेक्ट में ये ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। अब यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस आपको रेफर करेंगे, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल किए उसको वो कहेंगे कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉलोनियल। अब इस बुक से आप पूरी कॉलोनियल रूल को आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एक समरी मैं दे दे रहा हूं। यहाँ पर कह रहा है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने रूल इस्टेब्लिश किया, उन्होंने जो नवाब और जो राजा को उन्होंने अपने अंडर में किया, और उन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी को जो कंट्रोल करना शुरू किया, उन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया, या उस रेवेन्यू कलेक्ट से जो वो अपने एक्सपेंसेस निकालते थे, अपनी सैलरी लेते थे, और जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे लो प्राइस पे, और जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे और एक्सपोर्ट किया जाता था, वहां पे दो तरह का नेचर देखने को मिलता था। जब यहाँ इंडिया से कोई चीज एक्सपोर्ट किया जाता था तो हेवी टैक्सेस लिए जाते थे, और जब हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश गुड्स को, तो वहां पे टैक्सेस कम कर दिए जाते थे। तो ये चीजें हम वहां पर देख पा रहे हैं। ये जो पीरियड था जहां पे हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश में जो चेंजेस आ रहे हैं रूल में, उनके जो वैल्यूज, उनका जो टेस्ट है, कस्टम है, प्रैक्टिसेस है, और जो यहाँ पे आप देख लीजिए जो रूल रेगुलेशंस जो बनाए जा रहे हैं, ये जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो चेंजेस आ रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं? कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है और वो वहां पे रहने लगती है और उससे फायदा लेने लगती है, जो फायदा होगा, जो कंट्री वहां पे कॉलोनी बनाई हुई है दूसरे कंट्री में जाकर, उसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। इसीलिए हमारी ये जो बुक है, यहाँ पर इसका नाम क्या दिया गया है? आवर पास्ट। कई सारे इसमें पास्ट जुड़े हुए हैं, कई सारे कास्ट और ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब अगर हम बात करें हिस्टोरियंस की कि आखिर उनको ये नॉलेज कहाँ से मिला, उन्होंने जो हिस्ट्री बनाई है, ये 250 साल का इनको कहाँ से मैटर मिला है। तो ये चीज आपको पता चलेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जो एडमिनिस्ट्रेशन किया था, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनके पास, ब्रिटिशर्स बहुत फॉन्ड थे एक रिकॉर्ड्स रखने के लिए। वो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, वो जो भी काम करते थे, जो भी एक्ट करते थे, वो उसको लिख लिया करते थे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे, प्लान बनाते थे, पॉलिसी बनाते थे, या एग्रीमेंट होता था, इन्वेस्टिगेशन होता था, वो सिंपली उसको लिख लिया करते थे। उससे उनको आसानी होती थी कि उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, और वो जब लिख लिया जाता था, फिर उस पे डिबेट होता था कि वो जो काम उन्होंने किया है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर इन्होंने बना रखा था, उसमें जो भी मेमोस या नोटिंग रिपोर्ट जो बनाई जाती थी, उसको वो स्टोर कर लेते थे, उसको वो रख लेते थे।
इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड रूम्स बनाए थे। जो भी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें क्या किया उन्होंने, रिकॉर्ड रूम्स को अटैच कर दिया। चाहे आप तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो या कमिश्नर ऑफिस हो, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट हो या लॉ कोर्ट हो, सब में आपको उनके रूल के समय आप देखेंगे कि रिकॉर्ड रूम्स उनके साथ में होते ही थे, क्योंकि जो भी काम वो करते थे वो उसको स्टोर करके रखते थे। और जो भी स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे कि आर्काइव्स हैं या म्यूजियम है, इनमें आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड्स होते थे वो आज भी स्टोर्ड है। आज भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये इनकी एक अच्छी हैबिट थी कि वो लिखा करते थे। और आप ये चीज देखेंगे अर्ली पीरियड में, जब अर्ली 19th सेंचुरी में आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, इनको लिखने की आदत थी। तो ये क्या करते थे, कैलीग्राफिस्ट को ये बोलते थे कि वो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा करते थे और उसकी कॉपीज वो बनवा लेते थे इनसे, और खूब सारा वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते थे। लेकिन जैसे ही मिड 19th सेंचुरी हुआ, तो उस समय प्रिंटिंग बहुत तेजी से फैला, उस समय बहुत ज्यादा कॉपीज बन गई, बहुत आसानी से बन गई। अब कैलीग्राफिस्ट का हेल्प नहीं लेना पड़ता था, आसानी से बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन जाते थे, और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, उनकी खूब सारी कॉपीज बनने लगी। इसका देखिए हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनाया गया था 1920s में। यहाँ पर न्यू दिल्ली में बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, प्रिजर्व रहेंगे। और ये जो रिपोर्ट्स होम डिपार्टमेंट में लिखी गई थी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बारे में बताया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप पढ़ सकते हैं। देखिए बॉम्बे में, कराची में या विशाखापट्टनम में बहुत सारे ऐसे इन्होंने रिकॉर्ड्स तैयार किए थे। जो भी चीजें होती थी उसके बारे में ये लिख लेते थे, चाहे आर्मी कोई शिप लेके आ रही है या कोई अरेस्ट हुआ है या कोई भी चीज होती थी, उसको वो लिख लिया करते थे। यहाँ पर देखिए और इन्होंने क्या अच्छा काम किया है, यहाँ पे फिर उन्होंने सर्वे कराना शुरू किया। सर्वे कराने से क्या फायदा हुआ, देखिए सर्वे कराने से एक तो हमको ये पता चला जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उस पीरियड में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें नई खोजी गई। जैसे कि उस समय कौन कौन से फ्लोरा थे, फौना थे, ये चीजों के बारे में जो लोकल हिस्ट्रीज थी हमको यहाँ से पता चला। बहुत सारे टोपोग्राफी टोपोग्राफिकल शीट मिले या सॉइल मिला, इन सब के बारे में हमको पता चला। सॉइल की क्वालिटी के बारे में, जो क्रॉप्स के पैटर्न होते थे, डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में हमको पता चला है। और आप देखेंगे कि कौन कौन से लोग, जो उनके क्या क्या रिलीजियंस थे, उनकी क्या क्या प्रैक्टिसेस थे, ये सर्वे से पता चला है। और जो ये सेंसस हुए, सेंसस फिर हर हर 10 साल में सेंसस होता था। 19th सेंचुरी के बाद से आप देखेंगे सेंसस होने लगा, जो आज भी फॉलो होता है। सेंसस में हर 10 साल पे हर रिलीजन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में हमको आसानी से पता चला। और सर्वे के थ्रू हमने क्या किया, बोटानिकल सर्वे किया, जूलॉजिकल सर्वे किया, और आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ, फॉरेस्ट सर्वे हुआ। इससे हमको काफी सारी नॉलेज हमको मिली है। ये काफी अच्छा हुआ था। आप देखेंगे 1770s में यहाँ पर देखेंगे एप्पल प्लांट मिला है, जो कि काफी हमको इसके बारे में यहाँ पे नॉलेज मिली है। यहाँ पे ये म्यूजियम में रखा भी गया, नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूजियम्स में ये एस्टेब्लिश किया गया है। इसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये जो कस्टर्ड एप्पल प्लांट था, ये सिर्फ उस समय वहीं पे मिलता था।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सर्वे था, सर्वे देखिए कराया गया था, यहाँ पे मैपिंग करवाई गई। तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप 1832 में यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से, ये पेंटिंग से हमको पता चलता है कि कैसे सर्वे कराए जाते थे और किस तरीके से चीजों को काउंटिंग की जाती थी। और ये काफी साइंटिफिक अप्रोच हुआ करता था प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमको मिलते हैं, ये हमको क्या बताते हैं, ये हमको सिर्फ ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हैं। और अगर हम इनके अलावा कोई दूसरी चीज हमको मिल जाए, जैसे कि वहां के लोकल पब्लिक क्या करती थी, उनके बारे में पता चले, तो हम और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और इसकी स्टडी के लिए क्या हुआ कि जो और सारे रिकॉर्ड्स थे उसको खंगाला गया। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, इनके अलावा भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए गए। इनमें से अगर हम फोकस करें तो देखिए, जो लोकल डायरीज थी लोगों की, ट्रैवलर्स आए, बायोग्राफी लिखी गई, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, या लोकल बाजार में जो भी चीजें चलती थी, खरीदने बेचने में जो भी बुक बनती थी, या आप कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज या जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती थी, उनसे हमको लोकल पब्लिक के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे आपको कई सारे पोएट्स या नोबलिस्ट हैं जिनसे हमको पता चलता है कि उनकी फीलिंग क्या थी उस समय। ब्रिटिशर्स ने अपना व्यू तो दिया, लेकिन जो पब्लिक थी उस समय, उनका व्यू नहीं दिया, क्योंकि उनका उसमें फायदा नहीं था। और ये जो एस्पेक्ट था, ये इसमें क्या हुआ, आपको एक चीज पता चलेगी कि ये वही लोग पढ़ सके जो उस समय लिटरेट होते थे। तो ये आखिर कैसे पता चले? देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो लिटरेट थे उनके बारे में हमको पता लगता है, लेकिन इनके अलावा जो ट्राइबल्स थे या जो पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनके बारे में आखिर हमको कैसे पता चले, जो माइंस में थे या स्ट्रीट पे काम किया करते थे। तो ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट काम था। ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट डालें, इनके बारे में भी हमको पता लग सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1857 में कैसे ये एक पिक्चर बता रही है कि किस तरीके से सिपोई म्यूटिनी हुई थी, और काफी ज्यादा ये ग्लोरियस भी रहा था। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम ये जो यहाँ पे पिक्चर है, इसको आप देखिएगा, ये उस समय में न्यूज़पेपर में छपा था। यहाँ पे क्या कहा गया है, मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो salaries and the bad quality of food supplied to them from the police line kitchen। अब देखिए, ये अगर न्यूज़पेपर नहीं मिलता तो हमको वहां के लोकल जो पुलिसमैन थे उनके बारे में हमको पता नहीं चलता। तो ऐसे न्यूज आर्टिकल्स जो पहले मिलते थे, उनसे हमको काफी चीजें मिलती हैं कि उस समय रोटी दाल चावल कैसे खाने को मिलता था। ये सारी चीजें हमको उस समय के नॉलेज में हमको मिलती हैं। यहाँ पर देखिए, हम कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स को पहले डिस्कस करेंगे जो अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स को देखेंगे। तो जेम्स मिल्स के बारे में कहा जा रहा है कि जेम्स मिल्स ने हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट में। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बारे में कह रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे क्रिश्चियंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ये फॉल्स है। यहाँ पे देखिए, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, ये हेल्प करते हैं हमको लोकल पब्लिक की थॉट को समझने के लिए, तो ये भी गलत है। ये ब्रिटिशर्स के थॉट बताता है। अब ब्रिटिश थॉट क्या था सर्वे के पीछे, जो वो सर्वे करा रहे थे, वो कह रहे थे कि सर्वे कराना हमारा इफेक्टिव
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉलोनियल जब एडमिनिस्ट्रेशन होना था इंडिया में, तो वो चाहते थे कि वहां की लोकल चीजों के बारे में वो जान जाए, तभी वो अच्छे से रूल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम चीजों को किस तरीके से आसानी से समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। यहाँ पे कह रहा है कि क्या प्रॉब्लम था जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने देखिए जो हिस्ट्री थी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि एक टाइम में सारे हिंदू नहीं थे रूलर्स, या मुस्लिम्स नहीं थे, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स नहीं थे, सब मिक्स था, सोसाइटी क्या था, मिक्सचर था। तो इसलिए काफी प्रॉब्लम की बात थी। और यहां पर आप देखेंगे इनका कहना था कि ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो बहुत अच्छा था, तो ये अच्छा भी नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का रिव्यू दे रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ब्रिटिश प्रिजर्व कर रहे थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वो क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उस पर डिस्कशन कर पाए, वो वहां से समझ पाए कि जो रूल हुआ है वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई वो चीज मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो समय समय पे मॉडिफाई कर सके, या कोई इन फ्यूचर अगर उनके रूल को, अगर उनके सक्सेसर आए तो वो समझ पाए कि किस तरीके से रूल किया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन historians get from the older newspapers be different from that found in police reports। तो यहाँ पे क्या था, देखिए जो न्यूज़पेपर था ये लोकल पब्लिक का आपको थॉट बता रहा था, और पुलिस के जो रिपोर्ट्स थे ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, ये जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे उस तरीके से ये रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे। ये क्या थे, ये पब्लिक के फेवर में नहीं बात करते थे, और न्यूज़पेपर जो था वो क्या था, पब्लिक के फेवर में बात करता था। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो सर्वे है ये आपसे कह रहा है करने के लिए, तो ये आप करके देखिएगा कि आपके आसपास कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में आप सर्वे करिए। या यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अगर टॉय कंपनी है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लें और उसकी फाइंडिंग्स को आप बताएं, और एक आप हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सर्वे करेंगे ऐसे चीजों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करिए। और अगर आपको लगे कि ये शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करते रहें। आपके ही सजेशन से मैंने ये सीरीज शुरू की है। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद द न्यू वीडियो।